हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ को टारगेट कर रहे हैं। आरओ 2023 का जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसका री एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है, तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम जीएस के सेट पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। और पीसीएस के और आरओ दोनों के अलग अलग सेट पेपर्स हम लोग सॉल्व करते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाना है, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, चैनल पर जाकर के भी चेक कर सकते हो। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको जीएस के सेट पेपर नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मंथली करंट अफेयर्स में जून तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जून 2024। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं अभी देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उससे पहले की क्लासेस भी डेली करंट अफेयर्स के रूप में आपको मिल जाएंगी। देखिए, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और अगर मैं बात करूँ पीसीएस की, तो पीसीएस में आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिलते हैं, ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा ही रेशियो देखने को मिलेगा। और आरओ में भी 30 से 32 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलने ही मिलने हैं। तो करंट अफेयर को हमें बहुत अच्छे से टारगेट करना है, लेकिन बहुत अच्छे से टारगेट करने का मतलब ये भी नहीं हो जाता है कि हम उल जुलूल कुछ भी पढ़ के चले जाएँ। देखिए, करंट अफेयर को हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। और करंट अफेयर का जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन बना, और उस एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो हमें सारे देखने हैं। तो उसी तरीके से मैंने आज का करंट अफेयर कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए, जिसमें कि जुलाई मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है। इस करंट अफेयर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यू के साथ साथ जो भी स्टैटिक चीज़ें बनेंगी वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलूँगी, क्योंकि स्टैटिक चीज़ें भी छूटनी नहीं चाहिए। वहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है रिलेटेड, तो वो भी आपका छूटे नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है, मेरा यही प्रयास रहता है। तो आई होप जो कंटेंट है ये आप लोगों को पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आएगी तो देखिए, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई क्लास को आपको पसंद आई है, और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जिनको चुना गया है उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, ठीक है। इन्होंने जैक जुमा का स्थान लिया है। जैकब जुमा नाम ध्यान रखिएगा, जैकब जुमा का स्थान लिया है। ये 2019 में नियुक्त हुए थे राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, सिरिल रामाफोसा के बारे में अगर मैं एक बात आप लोगों को ये बताऊं कि सिरिल रामाफोसा जो है 2014 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कुछ इसके फीचर्स। स्टैटिक जीके पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित एक गणराज्य है, आप लोगों को पता है। दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसकी जो सीमाएं हैं ये नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उत्तर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और जिम्बाब्वे से लगती हैं। उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और एस्वातिनी के साथ लगती हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए राजधानी की, तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है, प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन और केप टाउन। ये तीनों राजधानियाँ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, ये जोहान्सबर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा जेड है। और एक और क्वेश्चन जो कि भूगोल का क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया है कि अफ्रीका के जो विस्तृत क्षेत्र या घास के मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में जो विस्तृत क्षेत्र हैं, घास के मैदान, ये वेल्ड कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व बैंक ने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापत्तनम पोर्ट को कौन सा स्थान दिया है? तो देखिए 19वीं रैंक हासिल की है विशाखापत्तनम पोर्ट ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। वर्तमान में उप सेनाध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो वर्तमान सेनाध्यक्ष का जो नाम है ये हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। उप सेनाध्यक्ष थे, इन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 तक कौन से कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने? प्रेम सिंह तमांग ने। नाम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उससे पहले सिक्किम भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। सिक्किम के कुछ स्टैटिक फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में स्टैटिक फीचर्स मैं आप लोगों को इसलिए बताते चलती हूँ कि कोई भी स्टेट हो तो उसको तो हम कवर करें ही करें, हमें हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पता होने चाहिए, राज्य की सीमाएं किससे लगती हैं ये पता होने चाहिए, वहाँ पर अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो उसकी ऊंची चोटियाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं ये हमको सारी पता होनी चाहिए, वहाँ की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, तो ये सारी बातें आई हैं तो उनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये मैं लेकर के आई हूँ एक, पहले डेली करंट अफेयर्स की जब भी क्लास आ रही थी आप लोगों के लिए तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती थी, लेकिन अब मंथली करंट अफेयर में भी मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव क्लास आप लोगों की बन सके। ठीक है, तो चलिए सिक्किम पर आइए। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, नेपाल और तिब्बत से लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सीमाएं की बात हो रही है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये सिक्किम पे है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाती है? गंगटोक हो जाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिक्किम साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी नामग्याल, ठीक है, नामग्याल राजवंश के द्वारा, जहाँ पर चोग्याल का शासन था। चोग्याल राजा हिस्ट्री में नाम आता है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तमांग हो जाते हैं। राज्यपाल आपके लक्ष्मण आचार्य हैं। और भारत संघ में सिक्किम को प्रवेश कब मिला था? तो 16 मई 1975 में प्रवेश मिला और 22वें राज्य के रूप में ये भारत में शामिल हुआ था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। मोटो जीपी भारत का 2025 का संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो मोटो जीपी 2025 का संस्करण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर लॉन्च किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्थान भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेबेक्स शब्द हाल ही में चर्चा रहा या किस चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है? तो जो सेबेक्स है ये एक उच्च प्रदर्शन विस्फोटक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेबेक्स विस्फोटक पदार्थ है जो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक है। ठीक है, सेबेक्स 2 भारत के द्वारा एक नव विकसित उच्च प्रदर्शन विस्फोटक है। यह मानक TNT, जिसे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कहा जाता है, देखिए TNT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, से 2.01 गुना जो है अधिक घातक है। कठोर परीक्षण के बाद इसे नौसेना के द्वारा प्रमाणित किया गया है। सेबेक्स 2 का उद्देश्य बम, तोप के गोले, वॉरहेड्स में क्रांति लाना है। इससे मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा नागपुर में विकसित किया गया है। तो नाम भी याद रखिएगा, मेजर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ पर करेगा? तो 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की मेजबानी भारत करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में होगा, जहाँ पर कहाँ पर? प्रगति मैदान में अवस्थित है भारत मंडपम। ठीक है, प्रगति मैदान जो जगह है वहाँ पर भारत मंडपम का निर्माण किया गया था। G20 की जो सम्मेलन था वो वहीं पर हुआ था। ठीक है, तो नाम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 195 देशों के जो राज्यों के पक्षधर हैं वे यहाँ पर क्या करेंगे? शिरकत करेंगे। 2500 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लेने वाले हैं। और इसका आयोजन कौन कर रहा है भारत में? तो ये ASI, जिसका कि नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे 21 जुलाई 2024 को, मतलब इसका उद्घाटन जो है 21 जुलाई 2024 को हो चुका है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? विश्व धरोहर समिति
का सत्र विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को शामिल करने के मूल्यांकन और निर्णय तथा मौजूदा स्थलों की संरक्षण की स्थिति पर की समीक्षा पर केंद्रित होगा। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत इस वर्ष सितंबर में WTSA 2024 आउटरीच सेशन के साथ 5G 6G और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैकथॉन की मेज़बानी करेगा। WTSA का पूरा नाम क्या है? तो WTSA जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये वर्ल्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो DRDO के सहयोग से लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है उसने एक हल्का स्वदेशी टैंक निर्मित किया है जिसका नाम क्या है? जोरावर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जोरावर जो है एक प्रोटोटाइप का टैंक है और इसका भी व्यापक परीक्षण किया जाएगा। अभी ये अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में है। इस टैंक को वर्तमान कमिंस इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है तथा घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना पर ये काम भी चल रहा है। ठीक है, तो आएंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं जो 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं और 2019 की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, जिनका नाम PV सिंधु है, इन्हें ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है उद्घाटन सेरेमनी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। PV सिंधु ने 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था रियो ओलंपिक्स में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इस प्रकार से 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला एथलीट बनी थी। लेकिन अभी ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, किसके द्वारा किया गया है? एक और महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार पदक जीते हैं, एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाई हैं, ये मनु भाकर भी बन चुकी हैं। ठीक है, मनु भाकर तीरंदाजी में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष है हमारे यहाँ की PT ऊषा, जो धावक हैं, मतलब धावक रह चुकी हैं, फार्मर धावक हैं ये। ठीक है, इन्होंने ही 2024 के लिए ध्वजवाहक इनको घोषित किया था। अगर बात करें PV सिंधु की, ये 4 बार के ओलंपियन और 2012 के ओलंपिक खेलों के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग भारतीय दल के शेफ डी मिशन में इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, PV सिंधु से नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय दल के शेफ डी मिशन में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये बनेगा गगन नारंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, और गगन नारंग किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं एयर पिस्टल, जो कि निशानेबाज हैं। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है जुलाई 2024 में? तो उनका नाम हो जाएगा गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 2024 में अप्रवासियों के लिए विश्व की सबसे किफ़ायती देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है और कौन सा देश इस सूची में शीर्ष पर है? तो देखिए, भारत 6ठे स्थान पर है और वियतनाम पहले स्थान पर है सबसे किफ़ायती देशों के सूची में। ठीक है, अप्रवासी भारतीयों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मंच पेश किया है? तो WHO ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे मेडिविश कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है, मेडिविश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय गायिका या गायक की जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन किया गया है? तो भारत की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं जिनका नाम आशा भोसले जी है। इनकी जीवनी है
इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है स्वर स्वामिनी। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आशा भोसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा, जिन्हें कि प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब पिब का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डी मिशन कौन था? देखिए आ गया क्वेश्चन, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। शेफ डी मिशन थे कौन? गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग भारतीय दल के शेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? इन्होंने मैरी कॉम का स्थान लिया है। मैरी कॉम ने अपने स्थान से इस्तीफा दे दिया, तब गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। ये 4 बार के ओलंपियन हैं। 2012 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? ये हो जाती हैं पीटी उषा, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बिहार में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। और रामायण सर्किट का ये हिस्सा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो देखिए विंबलडन पुरुष विजेता जो हैं 2024 के ये हैं कार्लोस अल्कराज, और महिला जो हैं इनका नाम हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? हालांकि ये अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी सिर्फ सिफारिश की गई है, अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। मे बी इस मंथ का अगस्त का जो करंट अफेयर आए उसमें नियुक्ति का पता चले किसकी नियुक्ति हुई है। तो सिफारिश की गई है चल्ला श्रीनिवासु सुल्ली शेट्टी। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। शनिवार 29 जून को आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में, ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। हालिया आंकड़ों के अनुसार जेनरेटिव एआई पेटेंट में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो जेनरेटिव एआई पेटेंट में भारत की वैश्विक रैंकिंग 5 है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ है, और ये दिल्ली एनसीआर का 7वां संस्करण था। ये 13 जुलाई को समाप्त हो चुका है, आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति और उद्यमी शामिल होते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सम्मेलन में सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, और स्टार्टअप्स का और निवेशकों के बीच जो गैप होता है उस गैप को भरना, उद्यमशीलता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस आयोजन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो रूसी संघ के राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो भारत की जो 28 सदस्यीय टीम है उसका नेतृत्व जो हमारे जेवेलियन थ्रो के स्टार हैं, भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा, इन्होंने किया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन की संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों से चली आ रही कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व वाली सरकार के अंत के बाद अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो देखिए ऋषि सुनक जो हैं ये लेबर पार्टी चुनाव जीत गई, ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे कौन? ऋषि सुनक, उसकी हार हो गई, तब लेबर पार्टी की सरकार आ रही है और कीर स्टारमर जो हैं ये अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2024
के जो आम चुनाव हुए उसके जीत के बाद स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे और लेबर पार्टी को 412 सीटें मिली, जो एक भारी जीत थी, ठीक है, और जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी को केवल 120 सीटें मिली थी। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते? तो जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल 8 पदक जीते हैं। ये एक फ्री स्टाइल कुश्ती थी जिसमें 8 पदक जीते गए हैं। 4 पदक जीते गए हैं अभिमन्यु के द्वारा 70 किलोग्राम भार वर्ग में, जोंटी कुमार 92 केजी में, साहिल जगलान 97 केजी में और अनिरुद्ध कुमार 125 किलोग्राम में 4 स्वर्ण पदक इन लोगों के द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। रोहित जयदीप इन दोनों ने रजत पदक जीते हैं और शुभम अमित ने कांस्य पदक अर्जित किए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये जो सीरीज़ थी, कजाकिस्तान ने इसमें पदक तालिका में दूसरे स्थान हासिल किया है, जबकि किर्गिस्तान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नितिन गुप्ता के स्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता का स्थान लिया है और नए अध्यक्ष बने हैं CBDT के रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उस तूफान का नाम बताइए जो हाल ही में जमैका में आया और अब केमन द्वीप और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा है। तो जो तूफान आया उसका नाम था बोरिल, ठीक है। ये कहाँ पर आया? कैमन आइलैंड में आया और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोरिल। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में शामिल हुआ है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये जुड़ा हुआ है घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को परस्पर जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और जिसके साथ अभी हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2024 में किस देश को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बेलारूस SCO के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सश्रुतम 2024 संगोष्ठी का आयोजन सुश्रुत की स्मृति में किया गया, उन्हें भी माना जाता है। तो जो सुश्रुत हैं इनकी स्मृति में सश्रुतम 2024 संगोष्ठी आयोजित की गई। इन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पहली शल्य चिकित्सा जो है सुश्रुत के द्वारा ही की जा गई थी। तो इन्हीं के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। तो प्रीति सूदन जो है UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा पूजा खेड़कर जो IAS अधिकारी बनी थी उनको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया, जिसमें UPSC के अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो प्रीति सूदन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन ने स्थान किसका लिया है? मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, तब ये प्रीति सूदन ने उनका स्थान लिया है। और ये इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी? 1996 में RM बैथ्यू इस पद पर आसीन हुई थी। तो ये दूसरा नाम हो जाता है प्रीति सूदन जी का। तो आपको ध्यान रखना है, पहला नाम भी ध्यान रखेंगे आप, RM बैथ्यू, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में क्या कहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो अनुच्छेद 315 जुड़ा हुआ है UPSC से, जो कि कहता है भारत और भारत के राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। 316 UPSC के साथ साथ SPSCs के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 317
क्या बताता है? यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के सदस्यों को पद से हटाने और निलंबित किए जाने के बारे में बात करता है। 318 सदस्यों के और कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है किसको? संसद को। 319 आयोग के सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने के लिए प्रतिषेध। और अनुच्छेद 320 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 321 है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। और अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बात करता है, जबकि 323 क्या कह रहा है? ये कहता है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये सारे अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। तो अब हमारे पास ये एक लिस्ट है, उसका हमें सही मिलान करना है। एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ कौन है? नए राज्यपाल हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है रमन डेका, ठीक है, रमन डेका या रेमन डेका। और जो झारखंड के राज्यपाल बने हैं ये हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवाल। मेघालय के राज्यपाल जो नए हैं ये हो जाएंगे CH विजय शंकर, ऑप्शन 1 से मिला दीजिए। और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, तो ये मैचिंग हो जाती है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किसने किया, जो अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्रों के तहत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र लाने के लक्ष्य रखने वाला एक हरित अभियान है। तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। इसी अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये धनबाद से शुरुआत हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम 2024 में इसकी शुरुआत हुई धनबाद जिले से। और ये क्यों लाया गया? तो जो लिग्नाइट कोयला उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, वहाँ से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। और ये वृक्षारोपण का जो मिशन है ये लाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सके। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, केंद्रीय बजट 2024 में नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों के द्वारा योगदान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसे बच्चे के वयस्क होने पर गैर NPS योजना में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए उसका नाम है NPS वात्सल्य, जो कि अभी केंद्रीय बजट में नाबालिगों के लिए लाई गई है। नाबालिगों के लिए उनके माता पिता के द्वारा योगदान किया जाएगा। जब वो वयस्क होंगे तो इसे गैर NPS योजना में परिवर्तित कर सकेंगे। नाम है NPS वात्सल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, सुदीप सेन गुप्ता का संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह एक हैं। तो सुदीप सेन गुप्ता जो है एक भूविज्ञानी और पर्वतारोही हैं और इनका एक संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स प्रकाशित हुआ, इसीलिए इनका नाम चर्चा में रहा है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही हैं। इनका क्या है काम? तो ये इनका चर्चा में कैसे आ गई एकदम से? तो 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और इनका संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स एक भूविज्ञानी के रूप में उनके साहसिक कारनामों और फील्ड वर्क का वर्णन किया गया है, जो कि हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित हुई एक पुस्तक है। 24 जुलाई को ये जारी हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? तो लाओस ने ये डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजीत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने दोनों ने कांस्य पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कांस्य पदक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2024 में मनोज मित्तल सिडबी के नए अध्यक्ष और CMD नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत के वित्त वर्ष
2024-25 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच होने वाले अनुमान लगाया गया है। तो मतलब 24-25 में कितनी वृद्धि रहेगी, जीडीपी वृद्धि, तो ये 6.5 से 7% तक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, भूस्खलन पूर्वानुमान और डेटा प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप और वेबसाइट का नाम क्या है? तो भूस्खलन मोबाइल ऐप और भू संकेत वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, जो कि बताएगा भूस्खलन के पूर्वानुमान के बारे में और डेटा प्रसार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट करने के लिए कितने रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन किया? तो ठाणे और बोरीवली के बीच में ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत है 16,600 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय शाह के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? तो देखिए, जय शाह जो कि अभी BCCI के सचिव हैं और ACC के अध्यक्ष भी हैं, इनके पद से मुक्त होने के बाद मोहसिन नकवी, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं, ये बनेंगे ACC के नए अध्यक्ष। ठीक है, जय शाह को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था, वैसे 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये 3 वर्षों तक सेवा देने के बाद अपना पद छोड़ देंगे। तब ACC की जो भी रोटेशन के अनुसार परिवर्तन होता है अध्यक्षों में, ठीक है, तो इस बार बारी आएगी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, तो उनको ये पद दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ACC अध्यक्ष एशिया कप 2025 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सहित प्रमुख टूर्नामेंटों की देखरेख करेंगे, जो दोनों ही क्रिकेट कैलेंडर के महत्वपूर्ण आयोजन हैं। नेतृत्व में यह परिवर्तन आगामी टूर्नामेंटों को प्रभावित करेगा, जिसमें एशिया कप 2025 और 27 संस्करण बांग्लादेश में खेला जाना है। 2025 का एशिया कप का संस्करण कहाँ पर होगा? भारत में, और 2027 का बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक कौन बनी है? तो देखिए, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला तैराक, सबसे युवा महिला तैराक बनी है जिया रॉय। जिया रॉय ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ये 16 वर्ष की हैं और इन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे तीव्र तैर कर पार किया है, और एक ये पैरा तैराक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड में एबॉट्स क्लिफ से लेकर के फ्रांस में पोइंटे डे ला कोट तक इन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की है, और ये तैराकी इन्होंने मात्र 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। जिया रॉय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और वह एक भारतीय नौसेना कर्मी की बेटी हैं, तो याद ध्यान रखिएगा, ये ऑटिज्म से जूझ रही हैं जिया रॉय। उन्होंने उनके नाम पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे युवा और तेज तैराक होने का विश्व रिकॉर्ड भी है। उन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुष कोटि तक 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तैर कर पूरी की थी। ठीक है, तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग बात भी है कि एक ऑटिज्म से जूझने वाली इतनी युवा तैराक और अपने नाम 2 विश्व रिकॉर्ड कर चुकी हैं, तो वो ये जो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि देखिए, एक पैरा तैराक होते हुए भी अपने शरीर से एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझने के बाद भी जब ये इतने बड़े काम कर सकते हैं तो हम लोग जो हमने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हैं उनको तो पूरा कर ही सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय हमें हर दिन करना चाहिए, जिससे कि हमें अपना गोल याद रह सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हुमायूं का मकबरा, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। दिल्ली अवस्थित हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? ये महारानी बेगा बेगम के द्वारा निर्मित कराया गया था, और ये पहला उद्यान मकबरा है जिससे ताजमहल सहित वास्तुकला को प्रभावित किया है। और ये पहली ऐसी कलाकृति है, या यूँ कहूँ कि
कि जो आर्किटेक्ट के मामले में आपको ये पहला ऐसा देखने को मिलेगा मकबरा जहाँ पर संगमरमर का उपयोग हुआ था, ठीक है। और ये मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित चराई देव मैदान भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, चराई देव मैदान जो है असम में मिलेंगे आपको। ये भारत के, या यूँ कहें असम के पिरामिड भी कहे जाते हैं। अहोम राजवंश जो कि असम पर शासन करता था, वहाँ पर 90 से अधिक शाही दफन टीलों के लिए ये महत्वपूर्ण है। 1253 में चाओलुंग सिउकाफा के द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी चराई देव अहो शक्ति का प्रतीक है और इसे उनके पूर्वज देवताओं के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। वर्तमान में केवल 30 दफन टीले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित हैं, जबकि बाकी की उपेक्षा और मानव अतिक्रमण के कारण वहाँ पर खराब स्थिति है। चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। अभी जब नई दिल्ली में बैठक हुई 2024 में यूनेस्को की, तभी ये मैदान चुने गए थे विश्व धरोहर स्थल के रूप में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिकों सहित 40 कर्मियों की भारतीय सेना टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कवेस्ट के लिए रवाना हुई। कहाँ पर यह अभ्यास होगा? तो ये मंगोलिया में होगा, ठीक है। खान कवेस्ट कहाँ पर होगा? मंगोलिया में। ध्यान रखिएगा इसको, ये इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त होगा? तो ये अभिनव बिंद्रा को प्राप्त होगा ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ओलंपिक बिंद्रा जो हैं ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये निशानेबाजी से बिलोंग करते हैं। इनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के समिति के द्वारा ये सम्मान दिया जाएगा। समापन से ठीक पहले 10 अगस्त 2024 को दिया जाएगा। 142वें ओलंपिक सत्र के दौरान ये इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय कुश मैनी है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 की थीम क्या थी? तो द फ्यूचर इज नाउ। ऑप्शन नंबर 2 इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 2024 की थीम क्या थी? द फ्यूचर इज नाउ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटो GP के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो शिखर धवन जो हैं मोटो GP के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किन 2 देशों ने 123 एग्रीमेंट नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 123 एग्रीमेंट के नाम से जाना जाने वाला असैन्य समझौता, परमाणु समझौता, इस पर सिंगापुर और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2024 का महिला एशिया कप श्रीलंका ने जीता है और श्रीलंका को पहली बार ये खिताब गया है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन दिए जाएंगे यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनु भाकर के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। मनु भाकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय निशानेबाज बनी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। मनु भाकर ने 2020 ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था, तो जो कथन नंबर 2 है ये गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए मनु भाकर के बारे में जो यहाँ पर बात मैंने आपको बताई। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 2024 में पहला पदक मनु भाकर के द्वारा ही लाया गया था। लंदन 2012 ओलंपिक खेलों के बाद ये भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें मनु भाकर के बारे में। और आज के क्लास में हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। मेरी तरफ से जो करंट अफेयर्स मुझे इम्पॉर्टेंट लगे उसको अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया है। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा और आपके सुझाव, आपके सजेशंस, उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और आप लोगों को कहती भी हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको कोई सजेशन है, सुझाव है तो वो भी मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट बना सकूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूपी के करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग चैनल पर जाकर के भी प्लेलिस्ट में यूपी के करंट अफेयर्स देख सकते हो। जुलाई मंथ तक के करंट अफेयर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। जून तक के करंट अफेयर यूपी स्पेशल के भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी जुलाई का वीडियो भी आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाओं के साथ हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।